हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स भारती। दिस साइड दीक्षा सिंह। स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि किस तरीके से हम डेटा को कलेक्ट करेंगे सैंपल मेथड और सेंसस मेथड के थ्रू। और आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी हम किस तरीके से अपने डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। अब ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा होता क्या है? इट रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ फिगर्स इन सच ए फॉर्म। मतलब हम अपने फिगर्स को, अपने डेटा को इस तरीके से अरेंज करेंगे, इस फॉर्म में अरेंज करेंगे जिससे जो कंपैरिजन होएगा बिकम्स इजी। आपका जो कंपैरिजन है उन फिगर्स के बीच में आप इजीली क्या है कंपेयर कर पाओगे एंड कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। ठीक है, क्या है हम उससे क्या है कंक्लूजन इजीली निकाल पाएंगे, ड्रॉ कर पाएंगे। सपोज एग्जांपल ले लो, दो स्टूडेंट है, राम एंड श्याम है। हमने फिगर्स ले ली, राम की ले ली, श्याम की ले ली। ठीक है, उसके साइंस में मान लो मार्क्स आए हैं 46। ठीक है, इसके 56 आउट ऑफ 100। तो इस तरीके से क्या हमने हर सब्जेक्ट का डेटा कलेक्ट कर लिया, उनका एग्रीगेट भी निकाल लिया। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ से जब एग्रीगेट निकालने के बाद हम कंपेयर भी कर पाएंगे। यहाँ पे कंपैरिजन करना क्या है इजी रहेगा, किसके ज़्यादा है किसके कम है। अगर इस बेसिस पे करें, यहाँ पे इसके ज़्यादा है और इसके कंपेयर है, और हम कंक्लूजन भी इजीली क्या है ड्रॉ कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से हम अपने डेटा को ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा जब हम करते हैं तो हम जो मेथड, इंपॉर्टेंट मेथड यूज करते हैं वो होता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। अभी क्लासिफिकेशन है क्या? क्लासिफिकेशन क्या होती है? इट इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग थिंग्स इन अ ग्रुप। ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें आप ग्रुप्स में क्या है अपने डेटा को अरेंज करते हो, और क्लासेस, ग्रुप्स या क्लासेस में आप उसको क्या है अरेंज करोगे अकॉर्डिंग टू द रिजेम्बलेंस एंड एफिनिटीज। रिजेम्बलेंस एंड एफिनिटीज का मतलब क्या है, उनकी क्या करेक्टरिस्टिक्स है, क्या नेचर है, किस रिलेशनशिप के बेसिस पे आप उनको क्या है ग्रुप्स और क्लासेस में डिवाइड कर रहे हो, उस बेसिस पे हम डेटा को क्या है क्लासीफाई करेंगे। सपोज एग्जांपल ले लो कि आपने डेटा को क्लासीफाई कर दिया इलिटरेट और लिटरेट के बीच में, एजुकेटेड और अनएजुकेटेड के बेसिस पे। तो इस तरीके से आपने क्या है अपने डेटा को क्लासिफाई कर दिया। तो इस तरीके से हम क्या है कंपेयर भी कर पाएंगे क्लासिफाई करने के बाद, और हमारे जो ड्रॉ है कंक्लूजन इजीली कर पाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा के बाद हम क्या है अपने डेटा को क्लासिफाई करते हैं। तो जब हम क्लासिफाई कर रहे हैं अपने डेटा को तो उसका कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव तो होगा कि हम उस डेटा को क्लासिफाई क्यों कर रहे हैं। तो अब हम स्टडी करेंगे क्लासिफिकेशन की ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा। सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा सिंप्लीफिकेशन एंड ब्रीफनेस। हम क्लासिफाई इसलिए करते हैं ताकि जो हमारा डेटा है वो सिंप्लीफाई हो जाए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में क्या होता है हम अपने कंप्लीट डेटा को जस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं, लेकिन क्लासिफाई में क्या होता है हम उसके क्लासेस और ग्रुप्स के बेसिस में उनको क्या है डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो वहाँ से क्या है वो डेटा और भी हमारा क्या हो जाता है सिंप्लीफाई हो जाता है। नेक्स्ट है यूटिलिटी। इससे क्या होगा जब हम उसको क्लासिफाई कर देंगे डेटा को, उससे उसकी यूटिलिटी क्या है इन्हांस हो जाएगी। तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा किसका क्लासिफिकेशन का। उसके बाद आता है डिस्टिंक्टनेस। डिस्टिंक्टनेस मतलब स्पष्टता। ठीक है, मतलब जब आप क्या है अपने डेटा को क्लासिफाई कर लोगे, वो इसलिए क्लासिफाई किया जाता है ताकि आपका जो डेटा है वो डिस्टिंक्ट हो, मतलब स्पष्ट हो, ताकि आपको क्लियरली वो समझ आ जाए। नेक्स्ट है कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी में क्या होता है जब आप अपने डेटा को क्या कर रहे हो क्लासिफाई कर रहे हो, सपोज आपने किस में कर दिया एजुकेटेड और अनएजुकेटेड में कर दिया। जब आपने डेटा को कलेक्ट किया तो आप वहाँ पे क्या है कंपैरिजन कर पा रहे हो। उसके बाद आता है साइंटिफिक अरेंजमेंट। साइंटिफिक अरेंजमेंट मतलब अब क्या है जब आप क्लासिफाई कर रहे हो अपने डेटा को वो इस तरीके से साइंटिफिक मैनर में अरेंज करें ताकि जो आपका डेटा है उसकी रिलायबिलिटी इन्हांस हो जाए, वो आपका डेटा रिलायबल होना चाहिए, इसलिए हम क्लासिफिकेशन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव। अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव में क्या है कि जब हम अपने डेटा की अट्रैक्टिवनेस और इफेक्टिवनेस को इन्हांस करना चाहते हैं तो हम अपने डेटा को क्लासिफाई करते हैं। तो ये थे इसके ऑब्जेक्टिव। उसके बाद आते हैं इसकी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसके फीचर्स क्या रहेंगे? सबसे पहले आता है आपका कॉम्प्रिहेंसिव। क्या होता है जब अपने रो डाटा को क्लासिफाई करते हो तो हमें वहाँ पे कंसिडर करना चाहिए, उसके फीचर ये रहेगी कि आप ईच एंड एवरी आइटम को कंसिडर करके चलो, वहाँ पे कोई ऐसा आइटम ना हो कि वो लेफ्ट हो। तो आपका जो क्लासिफिकेशन है वो तभी अच्छी होगी जब वो कॉम्प्रिहेंसिव नेचर की होगी। उसके बाद है क्लियरिटी।
आपकी जो क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा होगी वो क्लियर एंड सिंपल होनी चाहिए, मतलब कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट है होमोजेनिटी। आपकी जो क्लासिफिकेशन होगी वो सिमिलर नेचर पे होगी। अब जैसे यहाँ पे हमने एजुकेटेड और अनएजुकेटेड में डिवाइड किया था ग्रुप को, तो जो सिमिलर नेचर के हैं इसमें सारे एजुकेटेड पर्सन आएंगे, इसमें अनएजुकेटेड है जो कि वो सिमिलर नेचर के हैं। तो इस तरीके से हम अपने जो डेटा को क्या है डिवाइड कर देंगे। तो होमोजेनिटी बेसिस पे हम अपने डेटा को डिवाइड करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। उसके बाद आता है सुटेबिलिटी। वो गुड क्लासिफिकेशन कब होगी, जब आपका जो पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन है उसको वो डेटा क्या है सूट करता है। नेक्स्ट है इलास्टिक। इलास्टिक में क्या होगा कि आप अपने डेटा को इस तरीके से क्लासिफाई करें कि बाद में आप क्या अगर कोई चेंज करना भी चाहे या चेंज करने की नीड हो तो आप उसको इजीली चेंज कर पाए। तो आपका डेटा क्या है इलास्टिक भी होना चाहिए। अब हम देखेंगे कि किस बेसिस पे हम क्या है अपने डेटा को क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला जो बेस रहेगा ज्योग्राफिकल बेसिस पे हम क्या है डेटा को क्लासिफाई करेंगे। ज्योग्राफिकल बेसिस पे हम किस चीज़ को कंसिडर करेंगे कि लोकेशन। जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं कि हरियाणा में टोटल पॉपुलेशन कितनी है, वो 1 करोड़ की है। पंजाब में कितनी की है, 90 लाख की है, ठीक है। और महाराष्ट्र में कितनी है, वो 2 करोड़ की है। तो इस तरीके से क्या है हम लोकेशन वाइज क्या है अपने डेटा को क्या है क्लासिफाई कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारा क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल में क्या होता है हम टाइम के बेसिस पे अपने डेटा को क्या है क्लासिफाई करेंगे। अभी इसी एग्जांपल को आगे कंटिन्यू करके लेके चलते हैं। जैसे कि 2018 में हमारी टोटल पॉपुलेशन कितनी थी, 1 बिलियन थी, ठीक है। 2009 में वो एक्सीड हो गई 1.2 तक। 2020 में जो टोटल पॉपुलेशन थी वो 1.3 बिलियन हो गई। तो इस तरीके से क्या है हम टाइम के बेसिस पे अपने डेटा को क्या है क्लासिफाई करेंगे। नेक्स्ट हमारा बेसिस रहेगा क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव मतलब हम अपने एट्रीब्यूट्स और क्वालिटी के बेसिस पे क्या है अपने डेटा को क्या है क्लासिफाई करेंगे। सिंपल में तो क्या होता है हम डाइकोटोमी के बेसिस पे अपने डेटा को क्या है मतलब 2 भागों में डाइकोटोमी 2 भागों में उसको विभाजित कर देंगे। जैसे कि मेल और फीमेल में अपने अपने डेटा को सिंपली क्या है क्लासिफाई कर दिया। नेक्स्ट रहेगा हमारा मैनिफोल्ड। मैनिफोल्ड में क्या होगा इसमें जो क्लासिफिकेशन होगी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। सिंपल क्लासिफिकेशन में तो क्या था हमने मेल और फीमेल में डिवाइड कर दिया था। मैनिफोल्ड में क्या होगा, एक हम एग्जांपल लेते हैं, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का लेके चलो। आपने क्या करा अपने जो लेबर्स है उनको 2 भागों में विभाजित कर दिया, पहले स्किल्ड और अनस्किल्ड में। उसके बाद आपने स्किल्ड लेबर को डिवाइड कर दिया, उसमें लिटरेट कितने हैं और इलिटरेट कितने हैं, ठीक है। उसके बाद लिटरेट और इलिटरेट को भी आपने रूरल और अर्बन में डिवाइड कर दिया, रूरल और अर्बन में। इसी तरीके से इसको भी हम डिवाइड कर देंगे कि आपका लिटरेट में अनस्किल्ड लेबर क्या है और इलिटरेट क्या है, उसमें भी रूरल और अर्बन का हम क्या है डिवीजन कर देंगे। तो ये हो गई हमारी मैनिफोल्ड क्लासिफिकेशन। ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है जो क्लासिफिकेशन होती है, हम उसमें क्या है क्लासिफिकेशन में भी और क्लासिफिकेशंस करते रहते हैं। उसके बाद आता है क्वांटिटेटिव, मतलब न्यूमेरिकल बेसिस पे क्या है हम अपने डेटा को क्लासिफाई करेंगे। अब जैसे कि एग्जांपल लेके चल सकते हैं कि एनुअल इनकम ले लो, जैसे कि आपके नील से लेके 1 लाख तक कितनी फर्म की इनकम है, कितनी फर्म्स की टोटल इनकम है, भाई इतनी इनकम 5 फर्म्स की है। 1 लाख से लेके 2 लाख तक की 8 फर्म्स की है, सॉरी 2 लाख से लेके 5 लाख तक की इनकम 15 फर्म्स की है। तो इस तरीके से आप क्वांटिटेटिव फॉर्म में अपने डेटा को क्या है क्लासिफाई कर दोगे। ये तो था हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। सो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वेरिएबल। अब ये वेरिएबल होता क्या है, अ कैरेक्टरिस्टिक्स और अ फेनोमेनन, मतलब ये एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक और ऐसी फेनोमेनन होती है, मतलब एक ऐसी घटना होती है विच इज कैपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड एंड चेंज इट्स वैल्यू ओवर टाइम इज कॉल्ड ए वेरिएबल। मतलब वो कैपेबल है जिसको हम क्या कर सकते हैं उस फेनोमेनन को मेजर कर सकते हैं एंड चेंज इट्स वैल्यू ओवर टाइम इज कॉल्ड ए वेरिएबल। मतलब उसकी जो वैल्यू है क्या है टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, जैसे जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल। सपोज एक एग्जांपल लेके चलो, आपकी क्लास का क्लास +1 के स्टूडेंट्स का क्या है वेट मेजर कर रहे हैं,
ठीक है। अब क्लास में उनका वेट किसी का 56 होगा, किसी का 46 होगा, किसी का 40 होगा, किसी का 45 होगा, 50 होगा। तो इस तरीके से उनके क्या है वेट होंगे। तो ये वेट फिक्स तो नहीं रहेंगे, एक टाइम के बाद क्या है चेंज भी होते रहेंगे। जो सब वेट भी होगा वो सबका क्या है डिफरेंट होगा, ठीक है। तो जो चीज़ क्या है चेंज करती है इट्स वैल्यू ओवर टाइम, जो चीज़ क्या है टाइम के साथ क्या है चेंज होती रहती है, उसको हम क्या बोलेंगे वेरिएबल। या फिर ये कह सकते हैं जो चीज़ फिक्स नहीं रहती उसको हम क्या बोलेंगे वेरिएबल, जो चेंज होती रहती है। तो ये थे हमारे वेरिएबल। जो वेरिएबल होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका डिस्क्रीट वेरिएबल और एक होता है आपका कंटिन्यूअस वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल में क्या होता है, जो आपकी वेरिएबल की वैल्यू होती है वो कंप्लीट फॉर्म में होती है। सपोज अब जैसे ये वेट का ही ले लो एग्जांपल, ये कंप्लीट फॉर्म में 56, 46, 40, 45, मतलब आपके वेरिएबल की वैल्यू है कंप्लीट फॉर्म में है, कंप्लीट नंबर है, ठीक है। अब अगर ये मतलब इस तरीके से नहीं हो सकती, फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, जैसे 1/4 इस तरीके से इस फॉर्म में नहीं हो सकती, ठीक है। कंटिन्यूस वेरिएबल में क्या होता है, जो आपकी वेरिएबल की वैल्यू रहेगी ना वो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में रहेगी। सपोज हाइट है आपकी क्लास में स्टूडेंट्स की 51, 52, 53, तो इस तरीके से क्या है एक वेरिएबल मतलब चेंज हो रहा है, ठीक है। और वो क्या है कंटिन्यूस फॉर्म में है, मतलब एक गैप में क्या है चेंजेस आ रहे हैं। 1 1 का गैप है ना सभी, मतलब कंटिन्यूसली क्या है चेंजेस आ रहे हैं। तो ये होगा हमारा कंटिन्यूस वेरिएबल। सो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट मोर नोटिफिकेशन।